ठीक है भाई। चलो, अब हम मजीद आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास हम लोग कर लेते हैं भाई ग्राफ। ग्राफ करवाए थे मैंने एटॉमिक रेडियस वाले? नहीं। अच्छा भाई। अच्छा बच्चों, हम लोग ने एक चीज डिस्कस करी थी, वो क्या थी कि हमारे पास जो अक्रॉस द पीरियड था वो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता था, और हमारे पास डाउन द ग्रुप था हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता था। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, और ये हम ग्राफ बना लेते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है भाई। अच्छा ये देखो भाई, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है भाई। इसमें हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है हमारे पास और एक एक्स एक्सिस है बच्चों। एक्स एक्सिस पे हमारे पास हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई। वाई एक्सिस पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास सोडियम और देन मैग्नीशियम, ये मैं पीरियड 3 की लिख लूँ। ठीक है भाई, सारे एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम, देन हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड एंड आर्गन। ठीक है भाई। अच्छा, आर्गन को छोड़ दो, आर्गन एक एक्सेप्शन है, क्लोराइड तक कर लो चलो। अब हमारे पास हम लोग ने देखा था कि अक्रॉस द पीरियड होता क्या है भाई। अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो न्यूक्लियर पुल है वो बढ़ रहा होता है, और हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पुल क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे होते हैं। ठीक है भाई, न्यूक्लियर पुल इसलिए बढ़ा होता है हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़े होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ने एक चीज देखी थी कि नंबर ऑफ शेल सेम है। ऑब्वियसली पीरियड का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई चीज पीरियड 3 में है मतलब सबके शेल्स ही 3 शेल्स होंगे, जो भी पीरियड 3 में एलिमेंट्स होंगे। और ये नीचे जितने भी एलिमेंट्स लिखे मैंने, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये सारे पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सबके 3 शेल्स हैं। ठीक है भाई। और देखो, जब तुम्हारे पास 3 शेल्स थे हम लोग ने देखा था कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है भाई, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस गिरता रहेगा। तो देखो, सोडियम का अगर मैं यहाँ बना दूं तो मैग्नीशियम का ऑब्वियसली मेरे पास इससे नीचे होगा, देन एल्यूमिनियम का उससे मेरे पास उससे भी नीचे होगा, सिलिकॉन का उससे नीचे, फॉस्फोरस का उससे नीचे, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो तुम्हारे पास देखो जो कर्व बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। बच्चों मैं आईपैड पे बना रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ बन रहा है, लेकिन तुम लोग ना इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेना। कोशिश करता हूँ मैं इसको बेहतर करने की। ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ अब बेहतर है ये देखो। ठीक है भाई, बस तुम लोग एक फ्री हैंड एक कर्व बना लेना इसको। ठीक है भाई, ये हमारा है ग्राफ फॉर एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड का। ठीक है बच्चों, पीरियड में हमारे पास क्या हो रहा होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है, तो तुम लोग देख सकते हो। अब अगर हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हमारे पास दूसरा ग्राफ जो आ रहा है ना वो आ रहा है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। ठीक है बच्चों, कि हमारे पास अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज
अयान बोलो। सर ये आप ग्राफ का बता रहे हैं या वो स्टेटमेंट बता रहे हैं? देखो स्टेटमेंट में भी तो वही है ना, कि हमारे पास डाउन द ग्रुप बढ़ता है एटॉमिक रेडियस, तो ग्राफ उस हिसाब से बनेगा ना, स्टेटमेंट के ऊपर ग्राफ बनेगा ना हमारा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको ग्राफ बनाना है? बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। अच्छा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब इधर देखो तुम्हारे पास ये है, यहाँ पर तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा वाई एक्सिस पे, और तुम्हारे पास नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हमारे पास जो डाउन द ग्रुप का ग्राफ होता है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। ये देखो ये मेरा आ गया है, सपोज कर लो चलो, ये है सोडियम का, ये हमारा आ गया है सोडियम का, और इससे ऊपर हम, बल्कि ये लिथियम का है। अच्छा ये लिथियम आ गया हमारे पास ऊपर, हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ये मेरा आ गया है सोडियम का। और इससे ऊपर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास पोटेशियम, देन रुबिडियम, और फिर हमारे पास आता है सीसियम। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर ना ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है भाई। तो ये तुम्हारे पास है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इनके आयंस का ग्राफ बनाऊं, लिथियम पॉजिटिव का, सोडियम पॉजिटिव का, ये एक ही पे बना लेना बच्चों, कंपैरिजन में आसान हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव का, पोटेशियम पॉजिटिव का, रुबिडियम पॉजिटिव का, सीजियम पॉजिटिव का। तो बच्चों एक बात याद रखो, हमारे पास यहाँ लिथियम जो था 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो उसका एटॉमिक रेडियस था, जो भी इसकी वैल्यू है XYZ। नेक्स्ट सोडियम का, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस था। पोटेशियम का ये एटॉमिक रेडियस था। देन रुबिडियम, देन सीजियम। अब देखो मैंने जितने भी नीचे एटॉमिक रेडियस बनाए हैं, वो एज कंपेयर टू एटम छोटे बनाए हैं, कम बनाए हैं। क्यों? देखो जब भी तुम्हारे पास कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, यहां पर लिथियम था, नीचे लिथियम पॉजिटिव, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है भाई, लिथियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करा है, ये इसका आयन बन गया है, तो आयन का एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर एटम क्या होना चाहिए? हमेशा स्मॉल होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करा है, लिथियम के आखिरी शेल चला गया है। ठीक है भाई, तो आखिरी शेल जब चला गया तो एटॉमिक रेडियस में भी फर्क आएगा। तो देखो लिथियम पॉजिटिव का एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मैं बात करूं सोडियम पॉजिटिव का, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं सारे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सोडियम का भी ऐसे आएगा, फिर देन पोटेशियम पॉजिटिव का भी ऐसे आएगा, देन रुबिडियम, देन सीरियम। तो देखो बस तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस कम हो गए, तो वो आयन का भी रेडियस के बारे में पूछ सकता है बच्चों, तो ये बात भी याद रखना। ठीक है भाई, और याद रखना हमेशा अगर पॉजिटिव आयन होगा तो उसका एटम से जो रेट होगा वो हमेशा कम होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हमारे पास कोई, उसका जो एटम से रेडियस होगा वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। हाँ भाई, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, तो उसका रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखना उसका रेडियस बढ़ जाएगा नेगेटिव आयन का। लेकिन पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका, आपके पास इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो खत्म हो जाता है, तो इसी वजह से आपके पास का रेडियस कम हो जाता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है? बच्चों ये कॉपी करो बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इस चैप्टर का बस आखिरी टॉपिक होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। बस इंशाल्लाह फिर ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा फाइनली। ये हो गया तो मुझे बताओ, बस मैं फिर आगे चलूँ। चलो भाई।
मैं आगे चलता हूं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। गौर से सुनना बच्चों ये चीज। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। अ मास स्पेक्ट्रोमीटर is used to calculate the relative atomic mass। बच्चों AR की बात कही जा रही है यहाँ पर, relative atomic mass of an atom। ठीक है भाई। by comparing it with the कार्बन 12 एटम। बच्चों आई होप तुम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब पता है, और इसको हम कार्बन 12 एटम से कैसे रिलेट करते रहिए सारी चीजें। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ चलो। ये तुमने बाकी ओ लेवल्स में पढ़ा होता है कि भाई एक कार्बन 12 एटम का जो पार्ट होता है उसको हम 1 AMU के बराबर करते हैं। चलो इसको मैं बता देता हूँ। वी कैन ऑल्सो यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर टू कैलकुलेट रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, अबंडेंस जो आपको परसेंटेज में गिवन होती है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स लिख लो, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। बच्चों ये एक हमारे पास मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसकी वर्किंग के जो प्रिंसिपल्स है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये वर्क कैसे करती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन पहले रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सपोज करो मेरे पास एक बैलेंस है बच्चों। आप जाते हो फ्रूट्स लेने या सब्जी लेने, तो वहां पर एक बैलेंस होता है। ठीक है, और दो आपके जगह पे ऐसे होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। अब तुम्हारे पास जो साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, वो स्टैंडर्ड क्या है? कार्बन 12। बच्चों कार्बन 12 का मतलब क्या है? कि वो कार्बन जिसका मास 12 हो, वरना कार्बन तो 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, एंड कार्बन 15 तो खैर रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा कार्बन जिसका मास 12 हो। ठीक है भाई, अब देखो, जब तुम, एक मिनट रुकना बच्चों, इसको मैं कोशिश करूं इंटरनेट से कनेक्ट करने की। आई होप ये चल जाए। मेरी स्क्रीन सही शेयर हो रही है बच्चों? मुझे ये बताना। क्या हो गया? खैर, नहीं चल रहा वैसे। अच्छा भाई, हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है बच्चों कार्बन 12। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये होता है कार्बन 12। सपोज करो ये मेरे पास कार्बन 12 है, और मैंने क्या करा है, इसके मैंने 12 पार्ट्स कर दिए ऐसे। बच्चों यहां पर 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बच्चों बस ये सपोज कर लो कि ये सारे जो है ना इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है भाई, जितने भी हैं ये सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और ये आपका है कार्बन 12 एटम।
इसके मैंने 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हुआ क्या कि भाई मैंने जो बैलेंस की साइड पे था ना, एक साइड पे मैंने रख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आप सबको पता है। तो थोड़ा सा बैलेंस राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, झुक गया, शिफ्ट हो गया। अब मैंने क्या करा कि कार्बन 12 एटम का एक पार्ट, अच्छा चलो एक मेरा सवाल भी है कि जैसे बचपन में हम लोग बच्चों फ्रैक्शन करते थे ना, फ्रैक्शन में हम लोग ये जैसे कि दो ब्लॉक्स होते थे हमारे पास, एक को हमने कलर कर दिया, ये बहुत पुरानी बात है, तो इसको हम 1/2 कहते थे। ऐसे ही है भाई, बचपन में करते थे ये वाले फ्रैक्शंस हम लोग 3-2 क्लास में। अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसका क्या है, मास 12 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक हिस्से का, ये जो 12 पार्ट्स बनाए हैं मैंने, इसके एक हिस्से का अगर मैं मास दूं तो वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 112, 1/12। ठीक है भाई, एक हिस्से का जो मास होगा वो कितना होगा, 1/12 होगा। अब मैंने क्या करा कि ये एक जो हिस्सा है, सपोज कर लो मैंने नंबर 2 निकाल लिया, ये कौन शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे, सॉरी सेक्टर टाइप में है ये, ऐसे, हाँ। तो मैंने जब इधर लाके रखा ना, तो क्या हुआ, मेरा बैलेंस बराबर हो गया। भाई अगर आप कभी भी सब्जी लेने जाते हो, तो अगर आप उसको बोलते हो कि 5 किलो सब्जी दे दो, तो एक साइड पे 5 किलो का वो पत्थर रखता है और दूसरी साइड पे आपकी 5 किलो की सब्जी। तो हम लोग ने क्या रखा, साइड में एक पहले हाइड्रोजन रखा, तो वो जो बैलेंस था हाइड्रोजन साइड पे गिर गया। लेकिन मैंने जब एक कार्बन 12 का पार्ट उठा के, एक हिस्सा उठा के इस साइड पे रख दिया, तो ये बैलेंस बराबर हो गया भाई। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि मेरा जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट था ना, वो किसके बराबर था बच्चों, 1 AMU के बराबर था। 1 AMU के क्यों बराबर था, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस जो होता है वो 1 AMU होता है, ये सब आपको पता है ना, 1 AMU होता है। तो ये बात हम लोगों ने ऐसे करी कि भाई अगर किसी भी चीज का अगर आपको मैस निकालना है तो आप किसको यूज करोगे, कार्बन 12 एटम को यूज करोगे। ठीक है भाई, कार्बन 12 का जो एक हिस्सा है 1/12, वो 1 AMU के बराबर है। तो ये बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है भाई, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर पे आ जाते हैं हम लोग कि भाई बच्चों, तुम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर AR निकालना सीखा होगा, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते थे, बाय यूजिंग दियर अबंडेंस एंड मासेस। वहां पर एक बच्चा सवाल करता था मुझसे ओ लेवल्स के अंदर, सर हमें अबंडेंस कैसे पता चलती है। तो ओ लेवल्स के अंदर मैं तुम लोगों को जवाब दिया करता था कि भाई हमें गिवन होती है पेपर में, गिवन नहीं होंगी तो AR गिवन होगा, तुम लोग क्या कर लोगे, एलजेब्रा करके अबंडेंस निकाल लोगे। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे हम आ गए हैं। तो अब क्या है कि भाई हमारे पास एक मशीन होती है बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, वो क्या करती है, वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए आपको अबंडेंस बताती है और आपको बताती है कि इसका आइसोटोप्स कितने हैं और ये सारी चीजें। ठीक है भाई, सर कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा इसको। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, तो स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता क्या क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि आपके एक एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट, एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, इसके साथ साथ उन आइसोटोप्स का मास भी बताता है बच्चों, कितने आइसोटोप्स हैं, उनका मास कितना है, इसके साथ साथ और आइसोटोप्स की रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस भी बताता है, जिसको हम अबंडेंस कहते हैं ना, रिलेटिव अबंडेंस भी बताता है बच्चों, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। ये देखो भाई, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें ये चीजें बताता है। ठीक है भाई, ये देखो बहुत इजी से एक टॉपिक है ये। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
जैसे कि भाई सपोज करो मेरे पास क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अब याद रखो मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए आपके पास जो भी एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है भाई, किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो क्लोरीन को मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले गैसियस स्टेट में करा। उसके बाद पहला स्टेप जो होता है ना बच्चों मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तुम्हारा होता है आयोनाइजेशन। क्या होता है भाई? आयोनाइजेशन होता है तुम्हारा। अच्छा, ये एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे जो पूछेगा वो भी आगे है, कैलकुलेटिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास, वो तुम्हारे पास आगे। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर का, कि वो कैसे काम करती है। अब आयोनाइजेशन में क्या करना होता है तुम लोगों को? सबसे पहले हम लोगों ने गैस बना लिया, किसी भी एलिमेंट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको आयोनाइज करा, मेक एनी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है भाई, आप क्या करोगे? पॉजिटिवली चार्ज इसको बनाओगे। पॉजिटिवली चार्ज आपने बना लिया, कैसे बना लिया भाई? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो तुम्हारे पास होता है ना, वो होता है एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, अब एक्सीलरेशन होता क्या है, कैसे होता है, ये सुनो। ये तुम्हारे पास एक सिलेंडर टाइप चीज होती है बच्चों, और ये पता क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज है चारों तरफ से। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा यहाँ पर जो क्लोरीन था वो भी पॉजिटिवली चार्ज था, और मेरे पास जो यहाँ पर सिलेंडर है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, और क्लोरीन यहां से एक्सिलरेट होता हुआ निकल जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, क्योंकि क्लोरीन भी तुम्हारा क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करा, और क्लोरीन को जब हमने यहां से एक्सिलरेट कराया, तो अब फिर क्या होगा देखो। थर्ड स्टेप होता है तुम्हारे पास डिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ये सुनो बस, कि हमारे पास दो शीट्स होती हैं ऐसी। एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगी, और एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है। और सामने तुम्हारे पास ना एक स्क्रीन टाइप लगी होती है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिटेक्टर। अब जब तुम यहां से क्लोरीन एक्सिलरेट कराओगे, देखो, तो यहां पर ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज है वो। ठीक है भाई, तो वो डिफ्लेक्ट भी करेगा। अब इसके अंदर तुम्हारे पास क्या हो सकता है भाई? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम्हारे पास क्लोरीन 35 हो, क्लोरीन 35 डिफ्लेक्ट करे, क्योंकि क्लोरीन तो डायटोमिक में है। ठीक है, और तुम्हारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारे पास क्लोरीन 37 डिफ्लेक्ट करे। ठीक है भाई, अब क्लोरीन 35 का मास कितना है? 70 ग्राम। और तुम्हारे पास क्लोरीन 37 का मास कितना है? 74 ग्राम। तो भारी कौन सी चीज है हमारे पास? क्लोरीन 37 भारी है। तो याद रखना, हमारे पास जिसका मास ज्यादा होता है ना, उसको डिफ्लेक्ट करना क्या होता है भाई? मुश्किल होता है, आसान होता है? हाँ भाई, मुश्किल होता है। तो याद रखना, हमारे पास जो चीज भारी होती है उसको डिफ्लेक्ट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास ये जो मैंने पर्पल से लाइन बनाई है, सपोज कर लो ये है क्लोरीन 37 की। ठीक है भाई, अब 35 जो है इससे हल्का है, क्लोरीन 35 जो है वो इससे हल्का है तुम्हारे पास, तो क्या होगा भाई? आसानी से डिफ्लेक्ट, हल्का है ना, तो आसानी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? तो बस ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मास स्पेक्ट्रोमीटर का। ठीक है बच्चों,
इस बात ऐसी है जो समझ ना आई हो, वैसा खैर ये पूछेगा भी नहीं। कोई है ऐसी बात बच्चों? अयान, मरजान एंड सुमैया? नो सर। हाँ भाई अयान नो सर। तुम्हारे क्लियर है ना? चलो सर वो अब हम वर्किंग आते हैं मेन प्रिंसिपल्स चीज। जरा दिखा दें। क्या कह रहे हो? वर्किंग प्रिंसिपल्स दिखा दो, वो जो आपने ऊपर लिखी थी। ये लो जल्दी ले लो भाई, जल्दी देख लो वर्किंग प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट का इशू हो रहा है, हालांकि होता नहीं है यहाँ पर। डन सर। चलो अब हम मजीद आगे चलते हैं भाई। बच्चों मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है भाई। हम कर लेते हैं जिरकोनियम आयन की। जिरकोनियम का बच्चों हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 40 है, 40 प्रोटॉन नंबर, ठीक है भाई। जिरकोनियम आयन का हम बना लेते हैं। अब देखो कि तुम्हारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर ना, जो डिटेक्टर पे शो होता है वो कुछ ऐसा शो होता है। डिटेक्टर पे आगे हिट करते हैं स्क्रीन पे ना, कुछ ऐसा शो होता है। जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ पर 0 ले लो, इसको इसको फिर तुम 50 ले लो, इसको तुम ले लो 100। हमारे पास बच्चों जो जिरकोनियम आयन है उसके हमारे पास 5, क्या कह सकते हैं हम लोग के आइसोटोप्स हैं। देखो भाई कि एक आइसोटोप है उसका मास 90 है, 91 वाला नहीं है, 92 है। फिर हमारे पास सेकंड आइसोटोप, फिर थर्ड नहीं, 93 नहीं है, फिर 94 है, देन 95 नहीं है, 96 और 96। ठीक है भाई, ये देखो तुम्हारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसे कुछ शो होती है। ये देखो अभी सिर्फ इसको बनाओ, सॉरी इसको सेकंड वाले को उधर ले जाओ भाई। 90, 92, 94 एंड देन 96 तुम्हारे पास ये आ गई। ठीक है भाई। अच्छा इसको छोड़ दो, ये 94 वाले को। अब ये देखो भाई, यहाँ पर जो हमारे पास है ये जिरकोनियम 90 है, और ये है जिरकोनियम 92। बच्चों ये मासेस हैं सारे ना जिरकोनियम के। ये 94 है, ये है जिरकोनियम 96। ठीक है भाई। अच्छा ऐसे तुम्हारे पास ना एक पूरी वो क्या बना के दे देता है आपको, स्पेक्ट्रोमीटर बना के दे देता है। इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई। ये तुम्हें पूरा डेटा ऐसे देगा। इस डेटा के थ्रू तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई? रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या आता है? रिलेटिव अबंडेंस, जो कि हमारे पास परसेंटेज में होती है। और यहां पर नीचे हमारे पास क्या आता है? मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज होता है ये +1, सॉरी मास ओवर चार्ज। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर जितने भी जिरकोनियम होंगे उन पे चार्जेस क्या होंगे? +1, क्योंकि हम लोग ने वहां पर क्या करी थी? आयोनाइजेशन करी थी, और हम लोग ने पॉजिटिव बनाया था। तो सारे जिरकोनियम यहाँ पर क्या होंगे? +1 होंगे। ठीक है भाई। ये हमारे पास एक टेबल टाइप, ग्राफ टाइप बना हुआ आता है। अब इसका एक सवाल करवा रहा हूँ बच्चों में। ठीक है भाई। उसको उसमें हमें कैलकुलेट करनी है रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी। कैलकुलेट द एवरेज relative atomic mass of neon using information below। अच्छा भाई, अब देखो
बच्चों यही मैंने ग्राफ बनाया है। हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होती है भाई, रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस होती है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है मास टू चार्ज रेशियो। और इसको मैं थोड़ा सा लेवल कर देता हूँ, 100, 80, 60, 40 एंड 20। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो, ये तुम्हारा आ गया है वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज। रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज ही होगी बच्चों, हमेशा ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। अच्छा, नियॉन के जो तुम्हारे पास आइसोटोप्स बनते हैं ना, वो ये बनते हैं, ये समझ जाओगे, 22 एंड 23। तो एक जो तुम्हारे पास नियॉन का आइसोटोप बनता है वो बनता है नियॉन 20, जो कि तुम्हारे पास होता है 90.9 तकरीबन, 90.9%। ठीक है भाई, ये नियॉन 20 है बच्चों। ये कैसे पता चला? नीचे मासेस लिखे हुए ना, और ऊपर का मैंने बोला था कि आपको नियॉन का निकालना है। ठीक है भाई, तो ये एक हमारी बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास है 21 का। 21 का भी एक आइसोटोप होता है बच्चों। ये होता है, इसकी जो अबंडेंस होती है ना, ये नियॉन 21 है, और इसकी अबंडेंस है 0.3%। और नियॉन के टोटल 3 आइसोटोप होते हैं। तीसरा आइसोटोप होता है नियॉन 22, जिसकी तुम्हारे पास अबंडेंस होती है 8.8, नियॉन 22। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं तुम्हें बता देता कि मेरे 3 आइसोटोप्स तो होते ही होते हैं, दो की अबंडेंस इतनी है, एक की 90.9 है, दूसरे की 0.3 है, क्या तीसरे की निकाल सकते हो तुम लोग? हाँ भाई, याद रखो कि टोटल अबंडेंस हमेशा 100 होती है, तो क्या थर्ड की निकाल सकते हो? कैसे भाई? सिंपल अलजेब्रा करना है। अगर सपोज करो यहां पर मैं तुम्हें नियॉन 22 की नहीं देता, बोलता कि भाई 3 आइसोटोप्स हैं, और याद रखना हमेशा अबंडेंस कितनी होती है, 100 होती है टोटल। तो तुम क्या करते हैं, 90.9 प्लस 0.3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 कर देते हैं। सिंपल अलजेब्रा था। तो तुम्हारे पास ये वाला जो नियॉन 22 है ना, इसकी तुम्हारे पास क्या आ जाती, अबंडेंस आ जाती है। इस तरीके के सवाल भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया भाई पूरा टेबल नियॉन का। अब इस टेबल को ऐसा करता हूँ कि मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा टेबल, ग्राफ आ गया भाई। अब मेरे पास 3 आइसोटोप्स थे, एक नियॉन 20 था जिसकी अबंडेंस मेरे पास 90.9 थी, और एक मेरे पास नियॉन 21 था बच्चों, जिसकी अबंडेंस मेरे पास 0.3% थी, और थर्ड मेरे पास था नियॉन 22, जिसकी अबंडेंस मेरे पास 8.8%। अब अगर तुम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता था? ए आर बच्चों, शॉर्ट फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास का। ए आर इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता था फॉर ईच आइसोटोप। एक आइसोटोप के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आइसोटोप कितने हैं, कितनी पीक्स दिख रही हैं तुम्हें? जितनी पीक्स उतना आइसोटोप, 3 पीक्स दिख रही हैं, तो 3 आइसोटोप हो गए। तो तुम यही वाला फॉर्मूला क्या करोगे, 3 बार यूज करोगे। ठीक है, बीच में क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, प्लस यही वाला फॉर्मूला तुम यूज कर लो 3 बार। ये देखो भाई, अच्छा मेरे पास बच्चों जगह नहीं है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस करके मैंने नीचे लिख दिया। अब ये देखो, अब अगर मुझे
ए आर कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? दो चीजें ईच आइसोटोप का, एक तो मास चाहिए और एक तो अबंडेंस चाहिए। तो पहले वाले आइसोटोप को देखते हैं, नियॉन 20 को। तो पहले वाले की अबंडेंस मेरे पास कितनी है बच्चों? 90.9 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है बच्चों मेरे पास? 20 डिवाइड बाय 100। फिर क्या करा मैंने? प्लस करा। फिर मैंने क्या करना है भाई? दूसरे आइसोटोप के लिए कैलकुलेशन करनी है। दूसरे आइसोटोप का मेरे पास जो अबंडेंस है वो कितनी है? 0.3 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है? 21 डिवाइड बाय 100। फिर तीसरे वाले आइसोटोप के लिए कैलकुलेशन करनी है, और अबंडेंस कितनी है उसकी मेरे पास? 8.8 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है मेरे पास? 22 डिवाइड बाय 100। तो बच्चों ये सब करो और मुझे ए आर का वैल्यू बता दो, ए आर की वैल्यू जल्दी जल्दी। इन तीनों को अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, वरना अगर किसी की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है तो एक साथ सॉल्व कर दोगे, वरना गलतियों के चांसेस अगर लगते हैं कि हैं तो तुम लोग इन तीन ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। बच्चों क्या वैल्यू आ रही है, कोई मुझे बता सकता है? क्या आ रही है बच्चों? रिपीट करिए, किसने बोला? 20.1 समझ आया, इसके आगे समझ नहीं आया। ओके 20.179 सबकी ये वैल्यू आई है बच्चों? यस सर। सर इसको 20.2 को लिख सकते हैं। हाँ कर लो राउंड ऑफ, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक तुम ना आंसर देना, ठीक है? या इसमें राउंड ऑफ ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। 179 आया तो 179 लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। सर मेरे पास 20.181 184 आ रहा तुम्हारे पास? 1811। अच्छा, तुमने सारी वैल्यूज यही ली हैं आयान? चेक करो एक बार, कैलकुलेटर चेक करो अपना। या थोड़ा सा कोई इशू, कोई मसला नहीं है, इतनी वैल्यूज का वो डिफरेंस देगा, ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल वो दे दे। रेंज होती है एक आंसर्स की ना, तो उस रेंज में आपका हाँ आंसर सही है लाएगा, सर। ठीक है भाई? तो बच्चों सही है, ठीक। हाँ सही है, ठीक है बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्लास में मजीद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और इंशाल्लाह बस फिर चैप्टर खत्म करके हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के 5 पेपर की एक क्लास रखूंगा मैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, और इंशाल्लाह घर जाके मैं तुम लोगों को ना एक क्वेश्चन भी भेजूंगा, वो भी तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों? मैं ग्रुप ठीक पे है भेज सर। दूंगा। तो आज की सर क्लास वो बच्चों पास पेपर की क्लास एक्स्ट्रा क्लास होगी? ऑब्वियसली यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को या किसी और दिन ना एक और क्लास रखूं तुम लोगों की ना, क्योंकि 2 क्लासेस ना इनफ नहीं है, वो भी 1-1 घंटे की है। तुम्हारी लास्ट ईयर में 1.5-1.5 घंटे की ले रहा था, इस बार थोड़ा सा मैं टाइमिंग में फंसा हुआ हूँ, इंशाल्लाह लेकिन सही कर दूंगा इसको मैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, पास पेपर की ऑब्वियसली वही होगी, एक्स्ट्रा ही होगी, या अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह इसमें ही करके हम जल्दी जल्दी फाइल्स में तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, और तुम लोग करते रहना अपने पास, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर 8 की